एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12 की बीएसटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल कुछ फंडामेंटल तत्व होते हैं, ठीक है, जो कि हमें किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में बताते हैं। ये एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं बताते, ये एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। मैनेजर प्रिंसिपल क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं और एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि मैनेजर के बिहेवियर को समझने की, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर का बिहेवियर क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसे डिसीजन लेना चाहिए, इसके लिए जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कौन? हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं और जो साइंस प्रिंसिपल होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, टाइमली हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। बट जो हमारे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो रिगिड होते हैं, कठोर होते हैं, एज इट इज़ हम उनको अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एप्पल होता है ऊपर से नीचे गिरता है, तो हम बोलते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऊपर से नीचे गिरा, तो एक रिगिड है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हमें मानना ही होगा, ठीक है। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी कैन चेंज दैट, अकॉर्डिंग टू टाइम उनको हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट। इनको हम अपने एनवायरनमेंट में, बदलते हुए एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। परंतु हम जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते टाइम के अकॉर्डिंग। ये अप्लाइड क्रिएटिवली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या कर सकते हैं? अप्लाई करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। बट ये स्टैटिक होते हैं, एज इट इज़ होते हैं, स्थिर होते हैं। जो बना दिया प्रिंसिपल वही होगा। फिर हमारे आते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नेचर होती हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि इसे हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ये परवेसिव नेचर के होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हम इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जनरल गाइडलाइंस, ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं एक्शन लेने के लिए। ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि भाई आज मैनेजर के सामने ये प्रॉब्लम आ गई तो इसका एज इट इज सॉल्यूशन लिखा हुआ है बुक में, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, ये है नहीं। ये तो एक जनरल जस्ट एक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टू मैनेज द प्रॉब्लम। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये किससे बनते हैं? प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंटेशन से, अनुभव से बनते हैं, एक्सपीरियंस से बनते हैं, एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं, इनके ऊपर रिसर्च करके बनाया गया है। These principles are found only after deep and through research work. इन प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, डीप स्टडी करके बनाया गया है। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग दैम। इनको डेवलप करने से पहले बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनका मतलब अपने ऊपर इनको पहले अप्लाई किया जाता है, फिर इन प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। तो इन प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन की और एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं। फिर है फोर्थ वन है फ्लेक्सिबल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो लचीले होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इनको अप्लाई करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड कैन बी मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब चेंज कर सकते हैं बाय द मैनेजर, मैनेजर के द्वारा इन्हें चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिस तरीके की प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आई है, मैनेजर के सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है। ये नहीं है ये स्टैटिक होते हैं, नहीं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनको अप्लाई किया जाता है। मेनली बिहेवियर, दीज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है किसको गाइड करने के लिए? ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को गाइड करने के लिए, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए, किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, किस तरीके से हमें डिसीजन लेना चाहिए। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दीज प्रिंसिपल टेल्स, ये प्रिंसिपल हमें बताते हैं इफ़ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन बट माइट बी द इफेक्ट। अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ किया जाता है
अप्लाई किया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कोज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं कि किसी समस्या में यूज़ करने पर उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं कोज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। फिर है कंटिंजेंट। द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होते हैं कि जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है, एक पर्टिकुलर टाइम में जो सिचुएशन चल रही है उस पर ये डिपेंड होते हैं। जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ना वो पास्ट को देखते ना वे फ्यूचर को देखते, जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो जो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो सिचुएशन चल रही है उस पर काम करते हैं। इट कैन बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होते हैं तो इनको हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर आती है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्या महत्वता है, क्यों ये बनाए गए हैं। पहले ये प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। सबसे पहले क्या है ये प्रिंसिपल्स की हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, दीज प्रिंसिपल इम्प्रूव नॉलेज। क्या बढ़ाते हैं ये, नॉलेज को बढ़ाते हैं, एबिलिटी को, क्षमता को बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं मैनेजर्स की अंडर वेरियस मैनेजर सिचुएशन। अलग अलग मैनेजर सिचुएशंस में ये मैनेजर की सोचने की शक्ति को, उनकी नॉलेज को, उनकी एबिलिटी को, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजर। ये क्या करती हैं, एक जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को ताकि वो एक सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। तो हम ये कह सकते हैं इट provides general guidelines to the manager to take important decision at a right time, कि वो राइट टाइम पे important डिसीजन ले सके, उसके लिए ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, इसकी हेल्प से मैनेजर की नॉलेज, उसकी एबिलिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सकता है। फिर सेकंड होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसके द्वारा अगर हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, इसकी हेल्प से हम अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और एक प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को बना सकते हैं। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको भी हम इफेक्टिव बना सकते हैं। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन, ये प्रिंसिपल जो इंसिस्ट मतलब जोर देता है, ऑन प्लान्ड एक्टिविटी। ये प्लान्ड एक्टिविटीज़ पर जोर देता है। ये नहीं है कि जैसा सिचुएशन आई वैसे, नहीं, ये हर चीज़ को प्लान करके चलता है, प्लान्ड एक्टिविटीज़ पर इंसिस्ट करता है। एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटीरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं कि जो मैन और मटीरियल होना चाहिए वो राइट टाइम पर राइट प्लेस पर होना चाहिए। ये नहीं है काम स्टार्ट हो गया, आपके पास मैन की कमी है, मटीरियल की कमी है, तो काम तो आपका होएगा ही नहीं सिस्टमेटिक ढंग से। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जोर देते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैन और मटीरियल एक पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए। इट कैन बी डिज़ाइन टू गेट मैक्सिमम। इनको डिज़ाइन किया जाता है मैक्सिमम बेनिफिट को लेने के लिए फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज। अगर आपके पास मैन होंगे सही टाइम पर, अच्छे सही मैन होंगे, सही मटेरियल होगा तो आप उनका पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर हमारा होता है साइंटिफिक डिसीजन। दिस प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल एंड डिसीजन मेकिंग। ये प्रिंसिपल हेल्प होते हैं, किस में हेल्प करते हैं, थॉटफुल डिसीजन लेने में, एक साइंटिफिक डिसीजन लेने में। क्योंकि कोई भी काम होता है वो रूल ऑफ थंब पर आधारित नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन पर आधारित नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है, नहीं, बल्कि हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना होना चाहिए वो साइंटिफिकली होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम का जो डिसीजन लिया जाता है वो साइंटिफिकली तरीके से लिया जाना चाहिए। दीज प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल एंड डिसीजन मेकिंग। जो ये प्रिंसिपल है ये थॉटफुल और डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करते हैं। दे एम्फेसाइज लॉजिक। वो लॉजिक पर एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं। वो कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो तो लॉजिकली करो, कभी भी इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे बेस नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं होना चाहिए, बट नहीं, वो कहते हैं साइंटिफिकली काम करो उस पर। ठीक है, ब्लाइंड फेथ पर नहीं बल्कि साइंटिफिकली लॉजिकली उन पर काम करो। डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। जो डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होने चाहिए। आप फ्री फ्रॉम बाइस एंड प्रेजुडिस, और वो अपने मिथ से फ्री होने चाहिए। ठीक है, फिर है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारे जो एनवायरनमेंट में जो बदलती हुई हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बदलती हुई ज़रूरतों को पूरा करने में भी काम करता है।
जैसे टाइम टू टाइम हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसमें जो तरह तरह के चेंजमेंट आते हैं तो उसी अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसमें भी क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हेल्प से हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो इससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइन, वो कैसे एक्ट करता है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान, और बेस होता है क्या बनाने का, प्लान बनाने का, पॉलिसीज़ बनाने का। हम अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से प्लान बना सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, कुछ भी फॉर्मुलेशंस कर सकते हैं टू हैव सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसकी हेल्प से हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे से प्लान्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने का काम भी करता है। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स इज़ नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइन, ये गाइडलाइन ही प्रोवाइड नहीं करते फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए ये सिर्फ गाइडलाइन ही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि बट आल्सो दीज प्रिंसिपल आल्सो गाइड द मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करें। ये नहीं है कि भाई गाइडलाइन दे दी और कुछ भी समाज में कुछ भी होता रहे, कुछ भी हानि होती रहे, नहीं, बल्कि ये अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको भी फुलफिल करने का काम करते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर रिम्यूनरेशन, इसका मतलब ये होता है कि ये कहते हैं कि आप वर्कर से काम करवाओ, पर वर्कर से काम करवाने के बदले आप उनको एक फेयर रिम्यूनरेशन भी पे करो, अपनी उनको एक फेयर रिम्यूनरेशन पे करके अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करो। क्योंकि देखो, अगर हमें पता है कि अगर हमें अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है तो हमें मैन और मटेरियल्स को अवेलेबल करना होगा। अब मैन और मटेरियल्स को अवेलेबल कर लिया, आप आदमी से ज़्यादा काम करवा रहे हो, उसको वेजेस प्रोवाइड नहीं करें, क्या वो काम करेगा? ढंग से नहीं करेगा। तो वो कहता है आपको काम करवाने के साथ साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ऑन टाइम पूरा करना होगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, दीज प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट, ये जो प्रिंसिपल होते हैं जो लॉजिकल थिंकिंग पे, साइंटिफिक जजमेंट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, ना कि ब्लाइंड फेथ पर। वो कहते हैं अपने, ये नहीं है कि मैंने ऐसे देखा है आंखों से तो मुझे ऐसा लगता नहीं, बल्कि जो साइंटिफिकली सही है, जो लॉजिकली सही है, उस पर हमें दबाव डालना चाहिए, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, ना कि अपने इंट्यूशंस पर कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है, नहीं, बल्कि लॉजिकल हमें सोचना चाहिए कि लॉजिकली क्या सही होगा। एज अ रिजल्ट दिस प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़ में ये एक बेस है किसका? रिसर्च का और डेवलपमेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आपने पढ़े होंगे कि हेनरी फ्योल हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इन्होंने, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए इन 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। तो हेनरी फ्योल कौन थे? सबसे पहले हम हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन टर्की इन 1841। हेनरी फ्योल टर्की में बोर्न हुए थे। कब हुए थे? 1841 में हुए थे, ठीक है। इन्होंने वर्क किया था एज अ माइनिंग इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी, कोल माइनिंग कंपनी में एज अ माइनिंग इंजीनियर इन्होंने वर्क किया था। इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड थॉट्स, तो आप लिखोगे कौन है? हेनरी फ्योल है, ठीक है। और नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी किसे बोला जाता है? हेनरी फ्योल को बोला जाता है। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ को से काम करवाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इन 14 प्रिंसिपल्स को पूरा करना होगा। इन 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। ये जो 14 प्रिंसिपल्स है ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, बल्कि मैनेजर को भी फॉलो करने होंगे। जब ये मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों ही फॉलो अप करेंगे तब ही एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ऑन टाइम पूरा किया जाता है। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है जो कि फ्योल ने दी हैं? पहले है डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकेंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन,
centralization and decentralizations, principle of scalar chain, principle of order, principle of equity, stability of tenure of personnel, initiative, aspect the corps. वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिवीज़न ऑफ वर्क, हेनरी फ्योल कहते हैं कि हर काम को डिवाइड करना चाहिए। अब डिवाइड कैसे करेंगे, आप कार्यों को कैसे बांटेंगे। अब घर में मम्मी होती है, वो भी हम मान लो 2-3 भाई बहन होते हैं, तो उनको वो कार्य को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है वर्क को। कैसे करती है कि कौन बच्चा क्या काम कर सकता है, उसकी क्या एज है। अगर वो छोटा है तो उससे कहते हैं कि कोई नहीं तो ये मटर छील दे, और बड़ा है तो उससे थोड़ा सा हार्ड वो टफ टास्क करवा लेंगी। तो डिवीज़न ऑफ वर्क, हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो वर्क है उसको डिवाइड करना चाहिए। और किस पर डिवाइड करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एबिलिटी पर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कार्य को बांट देना चाहिए, डिवीज़न ऑफ वर्क कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड, जो होल वर्क है उसको डिवाइड करना चाहिए स्मॉल टास्क में। एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, सारे काम को एक पर्सन को देने की अपेक्षा हमें पूरे होल वर्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए। सॉरी, एंड वन टास्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन, एक टास्क को एक पर्सन को देना चाहिए और उस पर्सन को देना चाहिए। जब भी उस टास्क को उस पर्सन को देना चाहिए तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि वो उसकी एबिलिटी के, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो। वन टास्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, टास्क को असाइन करना चाहिए पर्सन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इसमें फ्योल कहते हैं, हेनरी फ्योल कहते हैं कि हमेशा सॉरी अपने ऑर्गेनाइजेशन में होल वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए और एक टास्क को एक पर्सन से पूरा करवाना चाहिए। और जब भी टास्क को असाइन करो तो पर्सन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही उसे असाइन करना चाहिए, जिससे वो अगर वो काम को बार बार करेगा तो उससे उस काम में क्या आ जाएगी, उसकी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी और बाद में वो अपने कार्य को पूरा इफेक्टिव तरीके से करेगा, इफ़िशिएंट तरीके से करेगा। स्पेशलाइजेशन आने के बाद वो अपने कार्य में कोई गलती नहीं करेगा और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएगा। फिर हमारा सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो कहते हैं हेनरी फ्योल कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर से, एम्प्लॉय से काम करवाना है तो हमें उनको अथॉरिटी देनी होगी। अथॉरिटी का मतलब उन्हें हमें पावर देनी होगी डिसीज़न लेने की, ऑर्डर्स देने की। मान लो हमने उनको काम दे दिया पर उनकी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो कह सकें मुझे इस सामान की ज़रूरत है या मुझे ये चाहिए। जब वो यही नहीं कह सकते, अपनी रिक्वायरमेंट्स को नहीं बता सकते, तो वो काम कैसे करेंगे, जब वो डर डर के रहेंगे। नहीं, जब हम वर्कों को असाइन करते हैं, टास्क को असाइन करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें उन्हें अथॉरिटी भी देनी चाहिए, पावर भी देनी चाहिए, डिसीज़न लेने की और ऑर्डर्स को देने की हमें उन्हें पावर देनी चाहिए। किसको, एम्प्लॉयज़ को। जब हम उन्हें पावर देते हैं तो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए कि भाई तुम ये काम कर रहे हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं कि आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको मांग सकते हैं। यू हैव अ पावर, आपके पास पावर है। और उसके बावजूद भी अगर कोई गलती होती है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। जो जॉब असाइन की गई है आपको उसको पूरा करने के लिए, अगर वो पूरा नहीं होता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपकी जिम्मेदारी, आपकी ऑब्लिगेशंस होती है कि आप उस वर्क को, उस जॉब को टाइम पर पूरा करो। ये आपकी ऑब्लिगेशंस है, आपकी जिम्मेवारी है। और अगर आप नहीं कर रहे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि हमें काम को असाइन करने के साथ साथ उन्हें, उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ देनी चाहिए ताकि वो टाइम पर अपना काम पूरा कर सके। According to this principle, there should be a balance between authority and responsibility. Authority और responsibility में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फिर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रेफर्स टू, डिसिप्लिन के अंदर क्या आते हैं, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। डिसिप्लिन में आता है कि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करो, साथ में जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं कि टाइम पर स्कूल आना है,
अब वर्कर्स के लिए कुछ वर्कर्स और मैनेजर के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि आपको ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो उनको फॉलो करना। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, किसी भी तरीके का मतभेद नहीं होना चाहिए। सुपीरियर को भी क्लियर होना चाहिए और साथ में सबऑर्डिनेट को भी क्लियर होना चाहिए। मीटिंग कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट से कहते हैं कि अगर आप इस टास्क को पूरा करेंगे तो हम आपकी मान लो आपकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देंगे, आपको बोनस देंगे कुछ। तो जो वो कमिटमेंट पूरा करते हैं कि अगर आप ये काम ऑन टाइम पूरा करेंगे तो आपको ये चीज़ आपको दी जाएंगी, तो उन कमिटमेंट को सुपीरियर को पूरा करना चाहिए। मीटिंग कमिटमेंट का काम है, मीटिंग कमिटमेंट का मतलब है कि जो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से कमिटमेंट करता है फॉर फुलफिलिंग द वर्क को पूरा करवाने के लिए, तो उस कमिटमेंट को उसे ऑन टाइम देना चाहिए, पूरा करना चाहिए। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, सभी लेवल पर जो सुपीरियर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अपने कमिटमेंट को पूरी करने वाले होने चाहिए। और जो सबसे पहली बात है, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, फोर्थ हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। यूनिटी ऑफ कमांड में कहता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि एक बॉस से एक के नीचे एक ही सबऑर्डिनेट होना चाहिए, मतलब एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदे के ऊपर 10 बॉस बन जाते हैं। वो एक बॉस कहता है कि भाई तुझे पाँच यूनिट बनानी, दूसरा कहता है तुझे 2 ही बनानी है, तीसरा कहता है तुझे 10 बनानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए और एक ही उसके नीचे क्या होना चाहिए, सबऑर्डिनेट होना चाहिए। एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए और उसे एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। वन बॉस है वन सबऑर्डिनेट, एक बॉस का एक ही सबऑर्डिनेट होना चाहिए और उसे अपने एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। ही और शी शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, वो अकाउंटेबल है, जिम्मेवार है किसके लिए, एक ही सुपीरियर के लिए। मतलब अगर कोई भी सबऑर्डिनेट काम नहीं करता टाइम पर या पूरा नहीं करता, तो वो अकाउंटेबल है किसके लिए, एक ही सुपीरियर के लिए। जिसने उसे काम दिया था, जो उसका बॉस था, वो उसी के लिए जिम्मेवार है कि हाँ भाई मैंने काम नहीं करा, वो उसको जवाब देना होगा। तो ही और शी शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, वो उसके लिए क्या है, जिम्मेवार होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बॉस होगा तो उसका एक ही सबऑर्डिनेट होगा जिसको वो क्या देगा, ऑर्डर देगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक यूनिट मीन्स एक प्लान, एक ही प्लान होना चाहिए। ये नहीं है कि अलग अलग प्लान होना चाहिए, अगर अलग अलग प्लान होगा तो रास्ते से भटक जाएंगे तो जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक यूनिट एक प्लान वाला काम होना चाहिए, मतलब सबका जो प्लान हो वो एक ही होना चाहिए, सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही होना चाहिए। इट मीन्स ऑल एम्प्लॉयज मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। जो सभी मैनेजर्स हैं, सभी एम्प्लॉयज़ हैं, वो डायरेक्टेड होने चाहिए किसके, एक ही कॉमन गोल को अचीव करने की हो। मान लो अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, अचीवमेंट है कि उसे 1000 यूनिट और बल्ब प्रोड्यूस करनी है 1 महीने के अंदर, तो सभी और मैनेजर सभी सबऑर्डिनेट्स को, सभी एम्प्लॉयज़ को उस गोल को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं है अब तो 1000 का हो गया, कोई 500 का टारगेट लेकर चल रहा है, कोई 1200 का टारगेट लेकर चल रहा है, नहीं। कॉमन गोल होना चाहिए, सभी मैनेजर्स का, सभी एम्प्लॉयज़ का कॉमन गोल होना चाहिए और उस कॉमन गोल को लेकर ही काम करना चाहिए, तभी उसको हम अचीव कर सकते हैं। इट्स लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, अगर ऐसा होगा तो हमारी जो कंपनी में कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज। उसमें ये कहता है मैनेजर शुड बी टेकन डिसीजन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मैनेजर को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। मान लो एक कंपनी है, कंपनी में अब अलग अलग एम्प्लॉय हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, पर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी है, एक जनरल इंटरेस्ट भी है। तो मैनेजर को हमेशा जो जनरल इंटरेस्ट है, जो कॉमन इंटरेस्ट है, उसकी ओर प्रायोरिटी देनी चाहिए
रादर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हर किसी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा तो कभी भी कंपनी का गोल पूरा नहीं हो पाएगा। उसे तालमेल बिठा कर चलना चाहिए कि वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान रखे, उसके बाद इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बैठाते हुए चले, तब एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाता है। पर उसे सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को देनी चाहिए। पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान रखें, बाद में इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ध्यान रखें और बाद में उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाकर चले, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। रिम्यूनरेशन टू पर्सन है, इसमें क्या कहता है, इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी पेड फेयरली टू द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ को पे दी जाती है एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस, वो कंपनसेशन दिया जाता है वो फेयरली दिया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क किया जाए। उनको जो वर्क असाइन किया गया है, जो उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, जो उनको काम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग रिम्यूनरेशन देना चाहिए पर्सनस को। ये नहीं है कि उनको आप इतना दे रहे हो, मान लो वो पूरा 10-12 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत वाले काम कर रहे हैं, और आप उनको 200-300 रुपये पकड़ा रहे हो पर डे के, और वो जिसमें वो अपना सेटिस्फेक्शन नहीं है। हमेशा इतना रिम्यूनरेशन देना चाहिए पर्सन को कि उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके, वो अपनी जो नॉर्मल लिविंग है उसको जी सके, उसको इतना कंपनसेशन, इतनी उसकी सैलरी देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जो वर्क उसको असाइन किया गया है, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, उस वर्क के अकॉर्डिंग ही उसे हमें वेजेस और वो वेजेस कंपनसेशन को पे करना चाहिए। उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारे जो पावर होती है वो टॉप लेवल पर कुछ ही हाथों में होती है, कुछ ही सुपीरियर्स के हाथों में होती है। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर। जो पावर होती है वो फ्यू हैंड्स में होती है एट द टॉप लेवल, मतलब उन्हें ही अधिकार होता है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन में मतलब हम सबको ध्यान में नहीं रखते, सबके निर्णय को लेकर ही फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता, बल्कि जो पावर होती है वो टॉप लेवल पर कुछ ही सुपीरियर के हाथ में होती है, उनका जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होता है, वही फाइनल होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को, जैसे मान लो ये है, तो पावर को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जो पावर है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट सेंट्रलाइजेशन में जो पावर होती है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, वो ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर होती है वो सबके हाथ में होती है, सब अपने अपने डिसीजन देते हैं, बाद में एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। बट सेंट्रलाइजेशन में कुछ लोग ही मिलकर डिसीजन ले लेते हैं फाइनल, और इसमें सबको अपने डिसीजन देने का अधिकार होता है, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेयोल, कंपनी मस्ट नॉट बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, इट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन। फेयोल कहते हैं कि कंपनी को कभी भी सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, कि मतलब कुछ लोगों ने डिसीजन लिया वही फाइनल डिसीजन कर दिया, या सब लोगों ने अपने डिसीजन दिए बाद में एक फाइनल डिसीजन नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसे यूज करना चाहिए कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है या सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, सॉरी, 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फेयोल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। ये ध्यान रखना, जब आपकी केस स्टडी आती है तो उसमें ये मेंशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, ऑर्गेनाइजेशन की में एक चेन होनी चाहिए, किसकी, अथॉरिटी की। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर की, एंड कम्युनिकेशन की, डैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो हमारी टॉप से लेके बॉटम तक चलती है, एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट। और उस चेन का, उस अथॉरिटी का, उस कम्युनिकेशन चेन का जो फॉलो अप करना चाहिए वो मैनेजर और सबऑर्डिनेट दोनों को करना चाहिए। और एक ऑर्गेनाइजेशन में चेन होनी चाहिए इस तरीके की चेन होनी चाहिए कि जो हमारे अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की चेन होनी चाहिए। मान लो जो हमारा एक, हमें डिसीजन लेना है तो ये टॉप लेवल पे ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इसको देगा, फिर यहाँ से यूँ, तो इस तरीके की चेन होनी चाहिए। ये नहीं है ए ने दे दिया सीधे यहाँ दे दिया फिर यहाँ दे दिया, ऐसे नहीं, एक चेन होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, बातचीत करने की, अथॉरिटी की एक चेन होनी चाहिए। बट इस स्केलर चेन में एक ये भी होता है कि बेटा कई बार कोई एमरजेंसी आ जाती है, मान लो एमरजेंसी ये आ जाती है कि इसको इससे बात करनी है। अब फेयोल कहता है कि चेन ऐसे चलनी चाहिए,
बट इसको तो इससे बात करनी है, अब क्या करेगा, इमरजेंसी की सिचुएशन, तो ये इसमें इससे बात कर सकता है, उसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। वो सेम लेवल पर होना चाहिए। इससे ये इसको बात कर सकता है, ये इससे यूँ नहीं कर सकता डायरेक्ट में, ये इससे बात कर सकता है, तो इसे हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। और अगर ये इससे बात करता है तो इसे गैंग प्लैंक नहीं बोलते। सेम लेवल पर जब एम्प्लॉयज आपस में बात करते हैं तो वी से दिस इज अ गैंग प्लैंक। अकॉर्डिंग टू फेयर, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन होनी चाहिए अथॉरिटी की, कम्युनिकेशन में, कि मतलब किसको कैसे जो हमारी कम्युनिकेशन करनी है, किसको कैसे बातें पहुंचानी है। डैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो टॉप से लेके बॉटम में चलती है, एंड शुड बी फॉलोड, और उसे फॉलो अप करना चाहिए मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के द्वारा। फ्योल परमिटेड डैट, फ्योल कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो उसमें हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बट एट द सेम लेवल। मैंने आपको बोला ना, सेम लेवल पर बात कर सकते हैं, उसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। फिर हमारा 10th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू फेयर, पीपल एंड मटीरियल्स मस्ट बी इन सुइटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड मैक्सिमम इफिशिएंसी। वो कहता है, फ्यूल कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर आपको ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन है और मटेरियल है वो एक फिक्स प्लेस पर होने चाहिए और एक राइट टाइम पर अवेलेबल होने चाहिए। ये नहीं है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, आपका काम स्टार्ट हो गया, आपके पास मैन की कमी है, मटेरियल की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपका कभी भी गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है वो ये कहता है कि पीपल, जो मैन है और जो मटेरियल है वो हमेशा फिक्स टाइम पर एक सुइटेबल प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए, एंड मैक्सिमम इफिशिएंसी, और उसकी जो इफिशिएंसी होनी चाहिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट ए प्लेस फॉर एवरीथिंग इज ऑन प्रॉपर प्लेस, कि जो हर चीज़ है वो एक प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल इक्विटी क्या कहता है, इक्विटी रिफर्स टू काइंड, fair and just treatment to employees. It means no discrimination on the basis of sex, language, religion, caste, etc. Employees must give their 100% if they are treated with kindness and justice. प्रिंसिपल इक्विटी कहता है कि मैनेजर को हमेशा अपने एम्प्लॉय से बराबर का बिहेव करना चाहिए, उनसे कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनसे बराबर का आपको क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, हमेशा फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, किसी तरीके को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन रखेंगे, एक के साथ बहुत अच्छे से बोलते हैं, दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं, तो वो कभी भी अपना 100% नहीं देगा। इसलिए एम्प्लॉयज़ मस्ट गिव देयर 100%। एम्प्लॉयज़ अपना 100% जब ही देते हैं जब उनको पूरी काइंडनेस और जस्टिस के साथ ट्रीट करा जाता है। ये हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है, समानता, समता, सबको बराबर रखो, चलो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो कि ये यहाँ का है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये काला है, गोरा है, कि कोई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, नहीं, किसी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टीनियर ऑफ पर्सन। स्टेबिलिटी मतलब स्टे मतलब ठहरना, तो मतलब ये कहता है कि हमेशा जब भी हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो हमेशा उन्हें हमें जॉब की सिक्योरिटी की फीलिंग का एहसास कराना चाहिए कि जो अगर आप यहाँ पर अच्छा काम करेंगे तो आपको जॉब से कोई नहीं हटाएगा। अगर आप उनके मन में ये फीलिंग ला देंगे कि आपकी जॉब सिक्योर है, आपको कोई हटाएगा नहीं, आप अपनी जॉब पर अच्छे से काम करें, तो ऐसा करने से उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेंगे और वो पूरी इफ़िशिएंसी के साथ काम करेंगे। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज। हमें अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज़ करना चाहिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशिएंसीज़ को मेंटेन करने के लिए, पूरी अच्छे तरीके से एम्प्लॉय से काम लेने के लिए हमें एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज़ करना चाहिए। एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन द फीलिंग, एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग देनी चाहिए ताकि जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव किया जा सके। अगर हम एम्प्लॉयज़ को बता देंगे कि आप सेव हैं, आप सेफ जोन में हैं, अगर आप 100% अपना काम करेंगे तो आपकी जॉब सिक्योर है, तो एम्प्लॉयज़ वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहेगा और वो अपना काम 100% करेगा। ठीक है। फिर है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, इट मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। फ्योर सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एग्जीक्यूटिव अ प्लान। इनिशिएटिव देना चाहिए।
हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो खुद भी प्लान को सजेस्ट करने में, इनिशिएट करने में मतलब हेल्प कर सके। खुद भी अगर उनको प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो उसको बनाने की हमें क्या देनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप भी अपना, आप क्या समझते हो, क्या ऐसे करना चाहिए काम को, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को पूरा करना चाहिए, आप कुछ सजेशन दो। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। पहला काम होता है मोटिवेट करने का, खुद को मोटिवेट करने का, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का। फ्योल कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो कुछ इनिशिएटिव ले प्लान को बनाने में, एग्जीक्यूट करने में। फिर लास्ट है 14 प्रिंसिपल एस्पेक्ट द कोर्स। एस्पेक्ट द कोर्स का मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्या होता है, यूनियन स्ट्रेंथ। उसका मतलब क्या है, एकता में बल है। अगर सब लोग इक्विटी से बिना डिस्क्रिमिनेशन के काम करेंगे तो काम टाइम पर पूरा होगा, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आसानी से पूरे हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू फेयर ए मैनेजमेंट शुड प्रोमोट अ टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट को हमेशा टीम स्पिरिट की भावना रखनी चाहिए कि सबको मिलकर काम करना है, कोऑर्डिनेशन से काम करना है, यूनिटी में काम करना है, एक दूसरे से मिलजुल कर हारमनी में काम करना है। एम्प्लॉयज़ के बीच में हारमनी होनी ज़रूरी है, एकता होनी ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, कॉपरेशन बना रहेगा, टीम स्पिरिट की भावना होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है वो आसानी से पूरा हो जाएंगे। एंड ए मैनेजर मस्ट रिप्लेस आई विद मी। मैनेजर को रिप्लेस करना चाहिए आई, ये मेरा है, मैं की भावना को रिप्लेस करके मी की भावना लानी चाहिए। अगर वो ऐसा लाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जा सकता है आसानी से। और हम टीम स्पिरिट से अगर जो भी हम काम करते हैं वो हमारा काम ऑन टाइम पूरा होता है और गोल भी अच्छे से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे। इसके बाद हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।